हाय एवरीवन, माय नेम इज महक शोकन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट जुलाई 2025 के बारे में। यानी कि स्पेसिफिकली हम फिजिकल साइंसेस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए 26 से 28 जुलाई आपकी एग्जामिनेशन की डेट दे दी गई है बच्चों। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मोस्टली या तो आपका पेपर 26 को होगा या तो फिर 28 को होगा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर या तो वो सबसे पहले रखते हैं या तो फिर सबसे लास्ट में रखते हैं। तो अगर हम 26 को कंसीडर करके चल लेते हैं कि 26 को हमारा एग्जाम होने वाला है, तो हमारे पास अब सिर्फ 20 दिन बचे। ठीक है, तो 20 दिनों में आप किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं ताकि आप इस बार JRF क्रैक कर ही लें और आपका जो पेपर है काफी अच्छा जाए। तो देखिए, अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें, पहले आपका जो एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ JRF और लेक्चरशिप देखने को मिलता था। अभी कुछ टाइम से JRF लेक्चरशिप के साथ साथ आपको PhD भी देखने को मिलता है। यानी कि और जब से बच्चों आपका PhD ऐड हुआ है, आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है या तो फिर एग्जामिनेशन का लेवल है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। यानी कि अब आपका जो एग्जाम है उस हार्ड लेवल का नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिलता है, क्योंकि PhD के लिए इन लोगों ने कट ऑफ फिक्स की है। तो वो कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आप लोग PhD में एडमिशन ले सकते हो। तो पेपर जो है बच्चों अब आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में रहता है। अगर हम जो आपका दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसकी बात करें, वो पेपर आपका काफी इजी कैटेगरी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ भी हाई गई थी। अगर मैं तुम लोगों को दिसंबर 2024 की कट ऑफ की बात करके बताऊं, तो देखो फिजिकल साइंसेस की अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो 54% यहाँ पे आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है। ठीक है, लेक्चरशिप के लिए भाई वहीं पे तुम्हारे पास 48% गई है। एंड सिर्फ PhD की अगर बात की जाए, आपको 37.5% देखने को मिली है। दैट मीन्स अगर आपको JRF क्रैक करना है तो कम से कम भी एक अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को 108 नंबर चाहिए थे उस पेपर को क्रैक करने के लिए। तो तुम देख सकते हो कि अगर पेपर आपका इजियर साइड पर रहता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं और हम किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए, किस पर कम फोकस किया जाए और कैसे हम 20 दिनों में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास 9 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें अगर मैं हाई वेटेज सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपके पास आएगा जी मैथमेटिकल्स, EMT, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम। इसके अलावा थर्मोस्टेट से भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि MP, EMT, क्लासिकल और क्वांटम प्लस थर्मोडायनेमिक्स, वहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन EMT से कम हो गया तो MP में इंक्रीज कर देगा। तो ये आपके हाई वेटेज सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, ये तो तुम लोगों को करके ही जाने हैं। उसके अलावा थर्मो भी मैंने आपको बता दिया, थर्मो एंड स्टैट आपको दो पार्ट में इसको बांट दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स जो आप नॉर्मली जैम लेवल तक पढ़ के जाते हो, उसके अलावा आपके पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है जो हम मास्टर्स में स्टडी करते हैं। तो यहां से भी बच्चों आपको 7 से 8 क्वेश्चन तो नॉर्मली देखने को मिलते ही मिलते हैं। देन अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं रहते, आपको नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको 5 से 6 भी देखने को मिले, या तो फिर 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। तो पेपर में जो एग्जामिनर ने आपका पैटर्न सेट किया है वो कितना रखा है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। हर साल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वेरिएशन उसमें होती रहती है। अगर मैं इनकी बात करूं, जो आपके लास्ट के 3 सब्जेक्ट हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये आपका सिर्फ और सिर्फ पार्ट C में आने वाले 3 पेपर हैं और यहां से आपको फिक्स्ड 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक ये आपका थोड़ा सा लो वेटेज की तरफ शिफ्ट कर जाता है। यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं बच्चों, यहाँ से आपको 5 नंबर वाले सेक्शन में ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 3 नंबर वाले सेक्शन में आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप लोग सिर्फ 20 दिन बचे हैं, आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है कि जो बेसिक है वो तो स्टडी कर ही लिया होगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कर भी रहे होंगे काफी जोरों शोरों से। तो अभी लास्ट में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, कैसे आने वाले 20 दिन को आप टारगेट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आपको एवरी सिंगल डे यू हैव टू फाइंड सम टाइम टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट। मान लो कि आप लोगों को लगता है कि अगर मैम आप बोलते हो कि सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ो, तो हम क्या 9 घंटे सिर्फ अलग अलग सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे? ऐसा कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सॉलिड स्टेट काफी अच्छे से हो गया, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स आपका काफी अच्छे से हो गया, AMP आपका काफी अच्छे से हो गया, तो आप इनको हाफ एन आवर दीजिए।
ठीक है, आप इन पे हाफ एन आवर इन्वेस्ट कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि आपको तीनों के तीनों एक एक घंटा लेकर के बैठने हैं, तो लेकिन हर सब्जेक्ट को आपको रोज कुछ ना कुछ टाइम देना है, ताकि आपकी जो फेमिलियरिटी है, सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी बनी रहे। ऐसा ना हो कि तुम अगर किसी और सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो तुम ये सब्जेक्ट का कोई फॉर्मूला स्किप कर जाओ या आपको अच्छे से याद ना हो। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए लास्ट के 20 डेज में आपको कुछ ना कुछ समय निकालना ही और जो आपके हाई वेटेज सब्जेक्ट है उन पर ज्यादा फोकस रखिए। ठीक है, ईएमटी हो गया, क्वांटम, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, देन आपका थर्मो एंड स्टैट। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एमपी क्लासिकल की, यहां से काफी इजियर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। एएमटी में तुम ये बोल सकते हो कि अगर आपका जो पार्ट सी वाला सेक्शन होता है जिसमें रेडिएशन वगैरह वो पूछ लेता है, वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। जो ये आपका रेडिएशन वाला पोर्शन होता है ना, जो हम मास्टर्स में पढ़ के जाते हैं, यानी कि आपका ईएम वेव हो गया, रेडिएशंस हो गया, देन लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल पढ़ते हो, तो वो सारा पोर्शन में से अगर क्वेश्चन आता है तो कई बार बच्चा अटेम्प्ट नहीं भी कर पाता, बिकॉज ये आपका हार्डर सेक्शन की तरफ, या तो डिफिकल्टी लेवल इसका काफी हाई चला जाता है। तो ईएमटी में फुल स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी हर एक बच्चे की इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, इन सब्जेक्ट्स पर आप फोकस करके चल सकते हो, क्योंकि बच्चों वहां से आपका क्वेश्चन सही भी जाएगा, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है जी, चलिए ये बात हुई कि हर रोज हमको हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे तो फिर हम किसी भी एक सब्जेक्ट को केवल और केवल 10 मिनट ही क्यों ना। चलिए नेक्स्ट वन। आई होप आप लोगों ने जो अपने नोट्स होंगे वो खुद से बनाए होंगे, ऐसा नहीं किया होगा कि किसी के नोट्स ले लिए होंगे तो उसको ही आप रिवाइज कर रहे हो। अब आप लोगों के पास अपने खुद के नोट्स हैं, उनमें से बच्चों फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए। फॉर्मूला शीट्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं क्वांटम के, क्लासिकल के, थर्मो एंड स्टैट के, तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो और उनसे खुद अपने हाथ से फॉर्मूला शीट बनाओ। उस फॉर्मूला शीट को बच्चों आपको मॉर्निंग और इवनिंग, यानी कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, कुछ सब्जेक्ट की सुबह उठते ही करो, कुछ सब्जेक्ट की रात को सोने से पहले करो। एवरी सिंगल डे फॉर नेक्स्ट 20 डेज यू हैव टू रिवाइज दीज फॉर्मूला शीट्स, क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिसंबर 2024 की अगर आप बात करें ना, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे कि जो आपको अगर सीरीज डायरेक्टली याद है तो आप कर सकते हो। एमपी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन तुमको इनफैक्ट पार्ट सी के अंदर भी फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो इजियर साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका रखा जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा पेपर इजी आता है, लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के भी चांसेस हैं। तो अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ, उस फॉर्मूला शीट में जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो सब कुछ भी लिख लीजिए। यानी कि किसी बच्चे को लगता है कि हमको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट याद नहीं हो रहा, या तो हमको उसका प्रोसेस याद नहीं हो रहा, प्रोसीजर याद नहीं हो रहा, तो आप उसको भी जो है पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इनको रिवाइज करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट को एवरी सिंगल डे रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। अब उसके अलावा नेक्स्ट चीज ये होती है भाई, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएं। तो कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 5 इयर्स के तो प्रीवियस ईयर से तुम एक बार गो थ्रू करके ही चले जाओ। हालांकि दिसंबर 2024 के बाद एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इजियर साइड शिफ्ट कर दिया गया है, बट स्टिल यू गाइज हैव टू गो थ्रू लास्ट 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हो सकता है कि वहां से आपका कोई ना कोई कंसेप्ट रिपीट हो जाए। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं आपको आपका एग्जाम को जानने में, एग्जाम के पैटर्न को जानने में हेल्प करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर में बैठने से पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 5 साल के पेपर का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे 10 पेपर हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे, 10 पेपर हो जाएंगे। तो कम से कम आप 10 पेपर तो करके ही जाएं, ताकि तुमको पता चले कि जो आपका एनटीए है वो किस तरीके का आपका फिजिकल साइंसेस का पेपर बना करके दे रहा है। नाउ द लास्ट वन, इट इज मॉक टेस्ट। किसी भी पेपर में जाने से पहले ये बहुत कंपलसरी हो जाता है कि आप लोग जो है थोड़ा सा 3 घंटे की सीटिंग लगाएं। 3 घंटे की सीटिंग का मतलब है कि 3 आवर्स कॉन्टिन्यूसली बैठे, 3 आवर्स बैठे, उसमें आप अपना टेस्ट दें। और टेस्ट देने के बाद आपको थोड़ा सा ये रियलाइज होगा कि आपको, मान लीजिए तुम्हें लगता है कि मैम क्लासिकल तो हमारा बहुत ही अच्छा है और हम इसमें तो हमारा कहीं पे मार्क्स ही नहीं जा रहा, एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंस इन क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन जब आप टेस्ट दोगे उसकी श्योरिटी आपको केवल और केवल टेस्ट से ही मिल सकती है। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप लोग अभी देखो स्टार्ट, अभी जो 10 दिन बचे हैं उन 10 डेज के अंदर अंदर ही टेस्ट दे लीजिए। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी रिवीजन करनी है। उसके बाद ना तो आप कुछ नया पढ़ेंगे,
समझ रहे हो, ना तो कुछ नया पढ़ना है और ना ही टेस्ट वगैरह देने हैं। पीवाईक्यूज कर सकते हो, पीवाईक्यूज में जो कंसेप्ट हुए हैं उनको एनालाइज कर सकते हो, उतने तक अपनी रिवीजन रखिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप टेस्ट वगैरह दोगे तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर आप लोगों का अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, देन योर कॉन्फिडेंस गेट्स डाउन, यू गेट डिमोटिवेटेड, एंड देन फिर एग्जाम से पहले अगर माइंड सेट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर आप अपना जो भी मॉक टेस्ट देना चाहते हो, जो भी सोर्स आपके पास है टेस्ट सीरीज देने के लिए, वो आप दे सकते हैं। फटाफट टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए। एनालाइज कैसे करते हैं बच्चों? एनालाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि टेस्ट से क्या होगा कि तुमको ये पता चलेगा कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, साथ में आपको अपनी स्पीड भी पता चलेगी। अब देखो, पेपर तो दिसंबर 2024 का बहुत आसान आया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ये लगता था कि हम और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था। तो अगर पेपर इजी आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जरूरी हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्कोर वेल। समझो, अगर तुम मान लीजिए आपकी 100% एक्यूरेसी है, लेकिन आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करके आए हो, तो बच्चों फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं बनेगा ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो स्पीड है उसको भी अच्छा रखें, अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज कर कीजिए। टेस्ट देने का यही फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहां पे तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। तो जितने टेस्ट दोगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो इन आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर अपने टेस्ट दे लीजिए। इनफैक्ट आप लोग क्या कर सकते हो, रोज एवरी सिंगल डे आप एक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद तुमको ये अपने वीक पॉइंट्स को उसमें से निकालो। ठीक है, अपने वीक पॉइंट्स निकालो, एंड ये भी चेक करो कि वाज देयर अ पॉसिबिलिटी कि किसी क्वेश्चन पे आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया हो, वहां पे आप अपना टाइम बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे। तो सब कुछ अच्छे से एनालाइज करो और अपने वीक पॉइंट्स पे काम करो। ये सारी चीजें केवल और केवल आप लोग टेस्ट देने के बाद ही कर सकते हो। ठीक है जी, ये हुई उन बच्चों की बात जो अभी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं। साथ में जो ड्रॉपर्स हैं वो भी इन सब चीजों को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। अब ड्रॉपर्स की बात करते हैं, जो बच्चे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, आप लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हो। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग क्या करेंगे, अपने जो प्रीवियस पेपर का आंसर शीट आप लोगों के पास एनटीए ने रिलीज किया होगा, तो आप लोगों के पास पीडीएफ फॉर्म में पड़ा होगा, उस आंसर शीट को उठाओ और एनालाइज करो कि आपके वीक पॉइंट्स क्या रहे। क्या कोई क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक्स की वजह से गया, क्या कोई क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से गया। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है, यानी कि अपने वीक पॉइंट्स आपको एनालाइज करने हैं। और उन वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके बच्चों डिलीजेंटली उन पे काम कीजिए। अपना जो फोकस है इस चीज पे रखिए कि अब की बार जो गलतियां पिछली बार हुई थी वो अब की बार ना हो। इसलिए आप लोगों को ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि आप लोग अपना एक बार आंसर शीट एनालाइज कर लीजिए, अपने वीक पॉइंट्स पे काम कीजिए, जो गलतियां तुमने की हैं उनको ना दोहराएं, एंड फॉलो करके आप आने वाले 20 डेज में अपने स्कोर को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का 70 स्कोर आ रहा है तो उसको एटलीस्ट 90 तक तो लेकर के जा ही सकता है। ठीक है, क्या क्या करना है, सबसे पहले अपनी फॉर्मूला शीट बना लीजिए। फॉर्मूला शीट्स के बाद उनको मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपको रिवाइज करना है। हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रेगुलरली एवरी सिंगल डे यू हैव टू रिवाइज इट। देन आपको टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज देने का क्या फायदा होगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, उन वीक पॉइंट्स को एनालाइज करो। ठीक है, उन वीक पॉइंट्स पे काम करो, ताकि आप लोग जो एग्जाम में एटलीस्ट बच्चों 90 प्लस तो स्कोर कर ही पाओ। अगर 90 प्लस आप स्कोर करते हो तब जाकर के आपका एलएस के चांसेस होंगे। अभी देखो, पेपर तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, बट जैसा आपका पिछले 2-3 साल से एग्जाम आ रहा है, आपका पेपर जो है, आपका एग्जाम जो है इजियर साइड पर शिफ्ट हो गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप एटलीस्ट 90 to 95% का स्कोर मान करके चले। जहां पे पहले आपका काम 70 प्लस में, 75 प्लस में बन जाता था, अब आपको नियर 100 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्लियर होगा। आई होप आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे एंड अच्छे से आप अपना एग्जामिनेशन देकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। Have a nice day.